तो नेपाल की ही तरह फ्रांस भी धधक उठा और एक ऐसा उबाल जिसने पूरे यूरोप की चूल्हे हिला दी है। आखिरकार क्यों फ्रांस हिंसा की लपटों से घिर गया है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। नेपाल के बाद फ्रांस में हिंसा का विस्फोट। पेरिस की सड़कों पर दंगाई भीड़ की दहशत। सत्ता विरोध और आंदोलन की आंच से भड़की हिंसा। सड़कों पर धुएं का गुबार, दंगे की लपटों से झुलसता फ्रांस। नेपाल के संकट की तरह यहां भी जनता अपने नेताओं से जवाब मांग रही है। बेरोजगारी, पलायन और टूटी उम्मीदों ने मिलकर ये बारूद तैयार किया। फ्रांस में शुरू हुआ यह आंदोलन सिर्फ कारों और इमारतों को नहीं जला रहा, बल्कि सरकार की साख को भी राख बना रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत राजधानी पेरिस से लेकर छोटे शहरों तक फैल चुकी है। नेपाल की तर्ज पर यहाँ भी सवाल गूंज रहा है, जब जनता भूखी और ठगी हुई हो तो लोकतंत्र कितनी देर तक टिक सकता है। पेरिस की सड़कों पर जली कारें, बैरिकेड तोड़ती भीड़ और पुलिस के साथ संघर्ष। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने जैसे ही पद संभालने की तैयारी की, सड़कों पर बगावत फूट पड़ी। ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर को ठप कर दिया। ब्लॉक एवरीथिंग कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था काम की नहीं रही। इसी आंदोलन के चलते जगह जगह बैरिकेड लगाए गए, कूड़ेदान जलाए गए और पुलिस पर हमला किया गया। असली वजहें और भी गहरी हैं। महंगाई, बेरोजगारी और प्रवासियों की अनदेखी। लोगों का आरोप है कि सरकार बार बार वादे करती है, लेकिन जमीनी हालात जस के तस हैं। हालात इतने बिगड़े कि पूरे देश में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े और सिर्फ पेरिस में 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर भी नाराजगी अब खुलकर सड़कों पर दिख रही है। जनता का गुस्सा सिर्फ महंगाई और कटौतियों पर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक अस्थिरता पर भी है जिसने 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बदल दिए। लेकोर्नू की ताजपोशी को भी लोग पुराने सिस्टम की नई पैकिंग मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैक्रों की नीतियां अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं और आम वर्ग की कमर तोड़ देती हैं। यही वजह है कि वामपंथी संगठनों से लेकर मजदूर संगठनों तक ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। संदेश साफ है, फ्रांस की जनता अब राष्ट्रपति के फैसलों पर भरोसा नहीं कर रही और उनकी कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है। और चलिए अब बात बिहार की, जहां पर बिहार चुनाव में पहले महागठबंधन में सियासी अखाड़ा शुरू हो गया। महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी है कांग्रेस, वो ये साफ कर चुकी है कि इस बार उसे संख्या नहीं, सिर्फ जिताऊ सीटें चाहिए। 2020 में लालू प्रसाद यादव की बाजीगरी में कांग्रेस को मुश्किल और शहरी सीटें दी गई। नतीजा यह रहा कि 70 में से सिर्फ 19 सीट कांग्रेस जीत पाई। इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया कि गिनती से नहीं, मजबूती से वो मैदान में उतरेगी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे के समीकरण फिट करने की कोशिशें जोर पकड़ चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस के अलावा इस बार लेफ्ट, मुकेश सहनी, पशुपति पारस,
और हेमंत सोरेन की पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है। यानी इस बार कुर्सी की जंग और तगड़ी होने वाली। कांग्रेस ने शुरुआत में संकेत दे दिए हैं कि वो पिछली बार की तरह लालू यादव के दबाव में नहीं आने वाली। सीटें कम सही, लेकिन हर सीट जिताऊ चाहिए। अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। 3 नए सहयोगी जुड़ने से कांग्रेस और आरजेडी को अपनी कुछ सीटें इस बार इनको देनी पड़ेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बाकी 29 सीटें वामपंथी दलों के खाते में गई थी। चुनाव नतीजे आए तो आरजेडी सबसे ज्यादा 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। कांग्रेस 27% स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। तब महागठबंधन बेहद मामूली अंतर से बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था और तेजस्वी सीएम बनते बनते रह गए थे। इसके बाद आरजेडी ने इसका ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ा था। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार अपनी प्लानिंग बदल रही है। आरोप है कि लालू यादव ने पिछले चुनाव में करीब 30 सीटें ऐसी दी थी जहां आरजेडी भी लगातार हारती आई थी और 70 में से 67 सीटें ऐसी थी जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लीड की थी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार पहले से ही सतर्क है। पार्टी चाहती है कि सीमांचल और मिथिलांचल जैसी परंपरागत सीटें फिर से उसके हिस्से में आए। पिछली बार मिथिलांचल में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था और सीमांचल में ओवैसी फैक्टर ने मुसलमान वोट काट लिए थे। कृष्णा अलावरू सियासत के नए नवेले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका मुकाबला राजनीति के धुरंधर और कद्दावर नेता लालू यादव से। जाहिर सी बात है कि अपनी मनचाही सीट पाने के लिए बिहार में राहुल के कृष्णा अलावरू को अपने रणनीतिक और राजनीतिक कौशल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। यह तेजस्वी यादव जी का बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य है कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन ने उनको अपना चेहरा स्वीकार कर लिया था और इस बार सभी दल कन्नी काट रहे हैं। सोचने की बात है कि जिस गठबंधन को अपने नेता के चेहरे पर भरोसा विश्वास नहीं है, बिहार के लोग क्या भरोसा करेंगे। कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा जी, कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी सीएम कौन होगा। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव जी का चेहरा स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस अब जातीय संतुलन पर भी दांव खेल रही है। पिछली बार 70 में से 32 उम्मीदवार सवर्ण थे, लेकिन इस बार पार्टी ने सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर दलित नेता राजेश राम को कमान दी है। सीधा संदेश है, कांग्रेस अब दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करेगी। पार्टी का मकसद साफ है, सीटें चाहे कम हो लेकिन हर सीट पर दमदार मुकाबला हो। अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। यानी बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक सबक के साथ उतर रही है और खेल बदलने का इरादा दिखा रही है। तो क्या आपको भी हवाई सफर का शौक है? तो ये खबर आपके लिए है। आज सुबह स्पाइसजेट के एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते एसी बंद हो गया। वहीं कल ऐसा ही एक मामला एयर इंडिया की फ्लाइट में भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि 2 घंटे के इंतजार के बाद अचानक 200 यात्रियों को इसके बाद नीचे उतार दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें किसी लोकल ट्रेन की नहीं, देश की नामी कंपनी के प्लेन की हैं, जहां तकनीकी खराबी के चलते इन फ्लाइट्स में सफर कर रहे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देश भर की फ्लाइट्स में आए दिन तकनीकी समस्या देखने को मिल रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि क्या प्लेन में ट्रेवल करना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट से काठमांडू जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में गुरुवार सुबह यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण यात्रियों को न सिर्फ लंबे समय तक अंदर बिना एसी के बैठना पड़ा, बल्कि बाद में उन्हें उतरकर बस में भी इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये घटना नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई। यात्रियों को उड़ान भरने के लिए काठमांडू जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो लंबे समय तक फ्लाइट के अंदर फंसे रहे। फ्लाइट में दिक्कत तो बहुत है और थोड़ा एसी भी नहीं है, वो उसको फ्लाइट का टेक्नीशियन प्रॉब्लम है। अब क्या ना, अभी वो नहीं होगा, हम लोग को दूसरा गाड़ी में भेज दिया। अब आधे एक घंटा गाड़ी में वेट किया, फिर इधर से लेकर इधर वेट कर दिया। अब क्या करना, बहुत मुश्किल है। इसलिए कब जाएगा, अब नेपाल जाने हम लोग बस है, आने वाला है 60 पर्व फेस्टिवल हम लोग का, और वो भी मना नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल है। अब क्या करना। एक दिन पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर ही सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से अचानक 200 यात्रियों को उतार दिया गया। पहले सभी यात्री फ्लाइट में 2 घंटे तक बैठे रहे। इसके बाद सभी से उतरने के लिए कहा गया। फ्लाइट AI 2380 को रात 11 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से रवाना होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। बताया गया कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली आपूर्ति में खराबी के चलते लगभग 2 घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद यात्रियों को टर्मिनल भवन ले जाया गया। विमानों में इस तरह की तकनीकी समस्या का कोई पहला मामला नहीं है। लगभग हर रोज ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी ना तो सुविधाओं में कोई सुधार हो रहा है और न ही यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।